बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं का पेपर का ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने क्या करा है, ज़रा इन्हें हम लोग मैच करते हैं। पहला क्वेश्चन है कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल से देव कैसा होता है। द स्लोप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व इज़ ऑलवेज, ये हमेशा MR के इक्वल होता है। MR के इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। दूसरा है पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू गुड्स। कौन कौन से गुड्स है जिस पर अपने ये पूर्ति का नियम अप्लाई नहीं होता है? तो इसमें जैसे कृषि उत्पाद है, आपका एग्रीकल्चर है, रेयर गुड्स है, ये आपके मोनोपोली वाले, ये आपके इसमें लागू नहीं होते। तो इसमें से आपने जो लिखा है वो आपका सही कहलाएगा। तीसरा है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोड्यूस शुड सेल फिल इन द ब्लैंक्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं। समरूप आएगा होमोजीनियस। कैसी वस्तुओं का विक्रय करते हैं ये? होमोजीनियस या समरूप वस्तुओं का विक्रय होता है। चौथा है कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का तय कर देती है। कौन करता है ये MSP करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP आएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें आएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें आएगा। जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन किस सन में हुआ था? इसका बेटा 1936 में हुआ था। इन्होंने 1936 में यह पुस्तक का प्रकाशन किया था। अगला है गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच कौन सा संबंध पाया जाता है? पॉजिटिव या प्रत्यक्ष, आप जो भी लिखो। प्रत्यक्ष संबंध होता है, जिसे पॉजिटिव संबंध भी कहते हैं। अगला है सत्य और असत्य। कौन सत्य है, कौन असत्य है? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, ये गलत बात है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसमें गलत आएगा। दूसरा, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, हाँ सही बात है, लेकिन इसमें भी दो शर्तें होती है। एक शर्त तो मुझे ध्यान है, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है तो लाभ प्राप्त कर सकती है। तीसरा है उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग। क्या सत्य बात है? ये सत्य बात है, सही फॉर्मूला है ये। चौथा है अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि करना चाहिए, ये तो गलत बात है। अगर आपको अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार करना है तो आपको सरकारी व्यय में वृद्धि नहीं करनी चाहिए, उसमें तो उल्टी कमी करनी चाहिए आपको। कमी में जैसे आप लोग सरकारी व्यय में कमी कर सकते हो, जो टैक्स है टैक्सों में वृद्धि कर सकते हो, मुद्रास्फीति नियंत्रण नीति पर कार्य कर सकते हो, ये चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ती है, तो ये गलत बात है। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, ये भी गलत बात है। गृह मंत्री जी नहीं देते हैं, वित्त मंत्री जी देते हैं। बजट पेश आपका अनुच्छेद 112 के तहत, आर्टिकल 112 जो आपका अनुच्छेद 112 है उसके तहत बजट पेश किया जाता है, जो वित्त मंत्री करता है। गृह मंत्री द्वारा संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला है आय, उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, गलत है ये। अर्थशास्त्र की शाखा तीनों है ये, है ना, ये तीनों अर्थशास्त्र की शाखा है। सही जोड़ी बनाइए। विनिमय दर में वृद्धि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल, ये वाला ऑप्शन आएगा। विनिमय दर में कमी, इसमें आपका अनुकूल आएगा। राजकोषीय उपाय, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। करारोपण नीति आएगी।
मौद्रिक उपाय, इसमें खुले बाजारी क्रियाएं आएंगी आपके बेटा। कोक एवं पेप्सी, ये आपकी गिफिन वस्तुएं कहलाएंगी। पेन एवं स्याही, ये आपकी पूरक वस्तुएं हैं। और मोटे अनाज, कोक एवं पेप्सी बेटा ये गिफिन नहीं, ये स्थानापन्न वस्तुएं है ना। हाँ ये आएगा, सही है। पेन और स्याही पूरक वस्तुएं, मोटे अनाज आपकी गिफिन वस्तुएं कहलाएगी। क्रम आपका ऐसा रहेगा ई डी ए बी जी सी एफ, ये आपकी सही जोड़ी है। अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है? तो यह वक्र होता है ऊपर की ढलान वाला। कैसा वक्र होता है? ऊपर की ढलान वाला वक्र होता है। किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे? 1929 में हुए थे। महामंदी आई थी 1929 में। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई, सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणाएं, वो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड किसने दी थी बेटा? जॉन मेनार्ड ने दी थी, है ना। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? ये पब्लिक है, पब्लिक व्यय है ये। प्रतिरक्षा व्यय यहाँ हिंदी में सार्वजनिक व्यय इसको माना जाता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश में मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? एक्सचेंज रेट, विनिमय दर कहलाती है। विनिमय दर आएगा इसमें। लास्ट है इसका, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। 3 विधियां हैं, सरल है, उत्पादन, आय और व्यय। एक तो प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो आपके 3 विधि कौन कौन सी हो गई? एक तो इसमें आएगा उत्पादन, आय और व्यय। 3 विधियां ये हैंगी इनकी। अगला देखते हैं, बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह निम्न में से कौन है? तो इसका आएगा असीमित आवश्यकता एवं दुर्लभ संसाधन। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। कुछ बेलोचदार भी लिख कर आए हैं, जो नहीं है अत्यधिक लोचदार होती है। कुल लागत होती है कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तित लागत का योग, TFC और TVC, इन दोनों का योग कुल लागत होती है। चौथा है आपका, निम्नलिखित में से आय का साधन कौन है? ऑब्वियसली ब्याज आय का साधन है। उपभोग फलन निम्न में से कौन है? आय तथा उपभोग में संबंध, ये दोनों आपके उपभोग फलन है। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 है। देखो राजस्व घाटा हुआ यहाँ पे 20,000 का, है ना, और उधारी 50,000 की। एक प्रकार से 20,000 भी गए, घाटा हो गया, 50,000 भी गए, आपने उधारी दे दी, तो 50 और 20 70,000 का आपको घाटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है बेटा। आप लोग इन्हें देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितने नंबर इसमें आ रहे हैं।